पहली बार हाथी का शिकार किया। उनकी मुलाकात कुछ तस्करों से हुई। वीरप्पन खुद गिरोह का नेता बनने लगा, लेकिन यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला घना जंगल था। पुलिस का लगभग हर कदम कई बार पहले से ही उसकी जानकारी में होता था। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक राजकुमार का अपहरण कर लिया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन कोकून। खुफिया एजेंसियों ने लंबे समय तक तैयारी की और फिर एक करीब 3 दशकों तक चलने वाली कहानी खत्म हो गई। 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में वीरप्पन का जन्म हुआ। यह कोई सामान्य गांव नहीं था। चारों तरफ घने जंगल थे और जंगलों के बाद फिर जंगल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमाएं इसी क्षेत्र के आसपास मिलती थीं। सरकारी नियंत्रण बहुत कम था। यहाँ जंगल के अपने नियम थे और लोगों की जिंदगी भी उन्हीं नियमों के अनुसार चलती थी। वीरप्पन का परिवार गरीब था। कम उम्र से ही उसका संपर्क जंगलों से हो गया। वह जानवरों के रास्ते पहचानता था। किस इलाके में कौन सा जानवर मिलता है, कहाँ पानी है और कहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती, यह सब उसने बचपन में ही सीख लिया था। लगभग 14 साल की उम्र में वीरप्पन ने पहली बार हाथी का शिकार किया, क्योंकि उस समय हाथी दांत की तस्करी में बहुत पैसा था। दक्षिण भारत के जंगलों में हाथी दांत का अवैध व्यापार तेजी से चल रहा था। इसी दौरान वीरप्पन की मुलाकात कुछ तस्करों से हुई। उन्होंने उसे सिखाया कि शिकार कैसे करना है, पुलिस से कैसे बचना है और माल को जंगल से बाहर कैसे भेजना है। धीरे धीरे वह उस गिरोह का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात हुई। कुछ ही सालों में वीरप्पन खुद गिरोह का नेता बनने लगा। वजह थी उसका जंगल का असाधारण ज्ञान। उसे जंगल किसी नक्शे से भी ज़्यादा अच्छी तरह याद था। अब वीरप्पन सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा। उसने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। गांवों में मुखबिर थे, जंगल में छिपने की जगह थी, हथियारों का इंतजाम था और खाने पीने की सप्लाई का पूरा प्रबंध था। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलने लगा। पुलिस को इसकी जानकारी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जंगल थी। अगर कोई अपराध शहर में होता है तो पुलिस सड़क के रास्ते वहां पहुंच सकती है, लेकिन यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला घना जंगल था। कई जगहों पर तो सड़क तक नहीं थी। यहीं से वीरप्पन का असली साम्राज्य शुरू हुआ। 1980 के दशक तक वीरप्पन समझ चुका था कि हाथी दांत से भी ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है। दक्षिण भारत का चंदन दुनिया भर में बेहद महंगा बिकता था, लेकिन इसकी कटाई सरकार के नियंत्रण में थी। यहीं से अवैध कारोबार शुरू हुआ। वीरप्पन ने बड़े पैमाने पर चंदन के पेड़ कटवाने शुरू कर दिए। ट्रकों में भर कर लकड़ी जंगल से बाहर भेजी जाने लगी। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी बाहर कैसे पहुंचती थी, यही कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि केवल जंगल का ज्ञान काफ़ी नहीं था। इसके लिए एक पूरे नेटवर्क की ज़रूरत थी। स्थानीय सहयोग, दलाल, खरीदार और ट्रांसपोर्ट चैनल। धीरे धीरे उसका नेटवर्क राज्यों की सीमाओं से बाहर तक फैल गया। अब सरकार के लिए वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर नहीं रहा था, वह कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। कई बार पुलिस की टीमें जंगल में भेजी गईं, लेकिन हर बार कुछ अजीब होता था। जब पुलिस पहुंचती, वीरप्पन वहां से गायब हो चुका होता। सवाल है कैसे? क्योंकि उसे पहले ही खबर मिल जाती थी। उसके मुखबिर गांवों में मौजूद थे। पुलिस की गाड़ी निकलते ही सूचना जंगल तक पहुंच जाती थी। यानी पुलिस का लगभग हर कदम कई बार पहले से ही उसकी जानकारी में होता था। और 90 के दशक में मामला और गंभीर हो गया। वीरप्पन के खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज हुए। वन अधिकारी, पुलिसकर्मी और मुखबिर जो भी उसके रास्ते में आया, कई बार उसका निशाना बना। यहीं से उसकी छवि बदल गई। अब वह सिर्फ एक तस्कर नहीं, बल्कि एक सशस्त्र अपराधी के रूप में देखा जाने लगा। सरकार ने उसके खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन परिणाम लगातार असफलता ही रहे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एक विशेष बल बनाया गया, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF कहा गया। हजारों जवान, आधुनिक हथियार और विशेष प्रशिक्षण। लक्ष्य सिर्फ एक था, वीरप्पन। लेकिन सवाल है, क्या इससे कुछ बदला? शुरुआत में नहीं, क्योंकि STF को जंगल नहीं पता था, जबकि वीरप्पन को उसका एक एक रास्ता याद था। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। साल 2000 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान इस मामले की तरफ खींच दिया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक राजकुमार का अपहरण कर लिया गया। और अपहरणकर्ता कौन था? वीरप्पन। अब मामला सिर्फ जंगल या तस्करी का नहीं था, पूरे देश की नज़र इस पर थी। सवाल उठने लगे कि क्या सरकार झुकेगी, क्या बातचीत होगी और क्या कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। कई हफ्तों तक बातचीत का दौर चलता रहा।
पूरे देश में तनाव का माहौल बना रहा। अब सरकार समझ चुकी थी कि केवल जंगल में खोजने से काम नहीं चलेगा। रणनीति बदली गई। सीधी मुठभेड़ की जगह खुफिया ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। वीरप्पन के आसपास के लोगों की निगरानी शुरू हुई। उसके संपर्कों को ट्रैक किया गया और धीरे धीरे एक ऐसा जाल तैयार किया गया जिससे बच निकलना आसान नहीं था। अक्टूबर 2004 में एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन कोकून। खुफिया एजेंसियों ने लंबे समय तक तैयारी की। सूचनाएं जुटाई गईं, संपर्क बनाए गए और फिर एक वाहन में वीरप्पन को ले जाया गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पूरा रास्ता निगरानी में है। 20 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ ने उस वाहन को घेर लिया। इसके बाद मुठभेड़ हुई और यहीं करीब 3 दशकों तक चलने वाली कहानी खत्म हुई। वीरप्पन मारा गया, उसके साथ उसके कुछ सहयोगी भी मारे गए। एक गांव का लड़का जो जंगल में शिकार करना सीखता है, फिर हाथी दांत की तस्करी में उतरता है, उसके बाद चंदन तस्करी का विशाल नेटवर्क खड़ा करता है, फिर हजारों पुलिसकर्मियों के लिए चुनौती बन जाता है और अंत में पूरे दक्षिण भारत के सबसे लंबे मैनहंट का केंद्र बन जाता है।